हेलो एस्पिरेंट, अहद अकेडमी में वेलकम है। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें अब तक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक हम देख चुके हैं। अब आज हम देखने वाले हैं कि कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप कितने होते हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आज हम देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कुछ हमारे 5 सवाल जो हम हर लेक्चर की शुरुआत जिससे करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इट बी, कैन इट बी अनरिटन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बिना लिखे हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिखा नहीं गया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे और कितने टाइप होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हम आईएसएम यानी कि इज्म लगाते हैं तब उसका क्या मतलब होता है। और हु गिव द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसके जो एलिमेंट्स है ये किसने बताए हैं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो इन 5 सवालों के जवाब आपको लेक्चर के एंड तक मिल जाएंगे। तो अगर आप अब तक अहद अकेडमी के साथ जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। पहला जो हमारा यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूअर वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना है, किसी चीज़ को सेट बनाना। यानी इसका मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूअर हमें बताएगा कि गवर्नमेंट का सेटअप कैसा है या गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट कैसी है। तो जो अलग अलग डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस का हम अगर निचोड़ देखें या उन डेफिनेशन की समरी अगर हम निकालें तो ये बनेगी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसको हम बोल सकते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी और ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। तो इतने सारे पॉइंट्स हमको निकल के आते हैं जो कि बताते हैं हमको कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट क्या है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट आप जितनी भी डेफिनेशन देंगे आपको एंड में यही चीजें देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक देश का सबसे बड़ा कानून है जिससे बड़ा कोई कानून नहीं है। और दूसरे ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ है, यानी कि देश के जितने भी लॉ बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा करके देश के अंदर कोई भी लॉ नहीं बन सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसेस भी बताएगा। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, या कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन देश की बाउंड्रीज तय करता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, किन हिस्सों को हम अपना देश मानेंगे। सो इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, है ना। पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि हमारा देश, जिस देश में हम रहते हैं, दुनिया का कोई भी देश, दैट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सेकेंड चीज, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है इसका नेचर क्या होगा और अल्टीमेट पावर किसके पास होगा, ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे कि अगर हम डेमोक्रेसी में हैं, तो अल्टीमेट पावर कौन है, अल्टीमेट पावर है लोग यानी कि द पीपल। अगर हम ऑटोक्रेसी में हैं, तो अल्टीमेट पावर कौन है, ऑटोक्रेट। और नेचर क्या होगा डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक होगा, जहाँ पे आपको फ्रीडम होंगे, जहाँ पे आपको थॉट एक्सप्रेशन, लिवलीहुड, काम करने का, इधर उधर घूमने का, है ना, ये सारे फ्रीडम होंगे। राइट टू प्राइवेसी होगा, राइट टू लाइफ होगा, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम, क्या बोलेंगे हम इसको कि अनजुडिशियल कस्टडी से प्रोटेक्शन हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑटोक्रेटिक कंट्री में है तो ये सारे प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलेंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ नेशनल कम्युनिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी और उसकी नेशनल वैल्यूज क्या होगी। जैसे इंडिया की नेशनल वैल्यूज क्या है, सेक्युलरिज्म, राइट। दूसरी वैल्यूज क्या है, सोशलिज्म, जस्टिस, है ना, फ्रीडम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी गई है। तो ये कंट्री की जो वैल्यूज है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है और उसकी आइडेंटिटी भी। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जैसे जो सिटीजन्स है उनको जो देश से प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको जो देश से सारी चीज़ें मिल रही, तो उनकी देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपने देश को वापस क्या देना है। तो ये जो ड्यूटीज ऑफ दी सिटीजन्स है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा और
जो लोग हैं उनको क्या करना है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, यानी कि अल्टीमेटली जो देश में जो कुछ भी होना है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, it can establish and regulate the political institutions of community. Political institutions यानी कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, है ना, जितने भी सारे कुछ जिनको हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस है ना, इंस्टीट्यूशन मान लो कोई एक ढांचा जो कि कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है, जैसे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम है देश के लिए कानून बनाना और देश को सही से चलाना, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना। सो ये हो गया एक इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है इनको कंट्रोल करना और इनको दिशा देने का, वैल्यूज देने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नेक्स्ट, इट कैन डिराइव और शेयर पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट कमिटीज। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो जैसे इंडिया है, अब इंडिया एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज्यादा सरकारें होती है। तो इंडिया में अब 3 लेयर पे सरकार काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके क्या काम है, इन सबको डिवाइड करके उनको अपने अपने काम बता देगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में अड़ा ना आ सके और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ना आ सके। हालांकि ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो इंडिया की बात हम जहाँ तक करें वहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आ सकती है। तो ये चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन डिक्लेयर द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एंड डिमार्केट रिलेशनशिप बिटवीन सैक्रेड एंड सेक्युलर अथॉरिटीज। यानी कि स्टेट का रिलीजन क्या होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। जैसे पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान स्टेट का रिलीजन है इस्लाम। ऑन द अदर हैंड इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है। तो सेक्युलर और सेक्रेड इन दो जो अथॉरिटीज होती है, जो कि अथॉरिटी वाले पार्ट में हम आगे देखेंगे कि अथॉरिटीज के कितने 3 टाइप्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल और कैरिज्मेटिक। तो इसमें से जो रिलीजियस है और जो हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटीज है, सेक्युलर अथॉरिटीज है, उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सकता है और करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन कमिट स्टेट टू पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स। यानी कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को बताया था कि सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 के अंदर होती है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही गवर्नमेंट को भी बताता है कि उनको क्या करना है। ओके, सो वो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक गोल्स दे सकता है और देता है। तो ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग या कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या क्वालिटीज होती है। क्वालिटीज अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको क्वालिटीज देखनी पड़ेंगी, या हम ये बोल सकते हैं कि इतनी सारी चीजें किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो दैट इज गुड कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली क्वालिटी होती है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है प्रिसाइज एंड शुड नॉट कंटेन अनवांटेड प्रोविजंस। ब्रेविटी का मतलब होता है कि प्रिसाइज उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्रीडम से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप क्लियरली बताइए कि ओके आपको राइट टू एक्सप्रेशन है, थॉट का, रिलीजन का, राइट। आप अपनी बात बोल सकते हो, आपको जो कहना है आप कर सकते हो, ये स्पेसिफिक बोला गया है, राइट। इसमें कोई अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में जो आप चीज लिख सकते हो उसको एक ही लाइन में लिखना है, उसको एक पैराग्राफ में नहीं लिखना है, प्रिसाइज करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। दैट इज ब्रेविटी। क्लैरिटी, जो भी आपकी प्रोविजन आप लिख रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब कि एक चीज जिसके 2-3 मतलब निकल सके, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट आपकी बात लोगों को समझ आनी चाहिए क्या क्या आप बोल रहे हो, राइट। जैसे कि हम कोई आर्टिकल ले ले, आर्टिकल 19 में ही ले लीजिए, राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर राइट टू असेंबल, राइट। ये जो इसमें जैसे हम ये भी एक है। और दूसरी एक फेमस एग्जांपल, इमरजेंसी। इमरजेंसी में इंदिरा जी ने जो लगाई थी उसके लिए रीजन दिया था कि इंटरनल क्या डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में क्या था कि ये डिस्टर्बेंस जो है ये वायलेंट है, नॉन वायलेंट है, वेपन्स के साथ है, नॉन वेपन्स के साथ है, ये क्लियर नहीं था। सो उन्होंने उसका मिसयूज किया, ऐसा उन पे एलिगेशन किया जाता है। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें ये बोला गया कि सशस्त्र उठाव, यानी कि विद वेपन्स अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। सो ये चीज रहती है कि क्लैरिटी आपकी प्रोविजंस में होनी चाहिए।
डेफिनेटनेस की इट कंटेन अ डेफिनेट मीनिंग ऑफ इट्स प्रोविजंस की एक बात का एक ही मीनिंग चाहिए और उसका क्या मीनिंग है ये भी लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेस लॉयर्स और उन पार्लियामेंट ये डिसाइड कर रही है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो उन लोगों के पास ये डिसाइड करने का राइट नहीं रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद एक डेफिनेटनेस रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव, laying down the powers of the government as well as the rights and duties of the citizens, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। हर एक हिस्से के बारे में उसने बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और गवर्नमेंट को क्या पावर है। ऑन द अदर है सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिटीजन्स को क्या पावर है और सिटीजन्स के क्या काम है। ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोलना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक साइड को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। सुटेबिलिटी, दिस इज वेरी अगेन वेरी बेसिक वेरी सिंपल थिंग, जिसको मतलब किसी भी चीज को हम ये बोल सकते हैं कि वो सूटेबल होनी चाहिए उस देश को, जिस देश के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो। मान लो इंडिया जैसा डाइवर्स देश, या अगर इंडिया जैसे डाइवर्स देश का आप कोई एक स्टेट रिलीजन मान लेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बोल देंगे कि इंडिया इस वाले रिलीजन को फॉलो करेगा, तो इंडिया में क्यों होगा, राइट? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स देश है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, बिकॉज इट सूट्स इंडिया। तो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक क्वालिटी होती है कि उसमें वो सूटेबिलिटी होती है, और वो जिस देश के लिए बनाया जा रहा है उस देश को वो सूट करता है, वहाँ के हिसाब से वो होता है। स्टेबिलिटी, a constitution should facilitate political stability and should not allow easy tempering, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबल गवर्नमेंट बनाए रखने की ताकत होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के पास है। भाई एक इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, एक जुडिशरी बनाया है। इलेक्शन कमिश्नर को एक काम दिया गया है कि आप इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करवाओ। इससे क्या होता है कि सरकार स्टेबल रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल रहता है और पीसफुली सारी चीजें हो जाती है, देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती। सो दैट इज स्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, अब ये नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया 100 साल पहले, अब आज कुछ नई चीज हो रही है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने अंदर समाये नहीं रहा है, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो यू विल बी आउटडेटेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल होना चाहिए, जिसमें कि हम टाइम के हिसाब से चीजें ला सके और कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कर सके। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज जो कि अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशंस क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन भी था। तो पहली टाइप इसमें आती है इवॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन या तो इवॉल्व हो सकता है या फिर इनेक्टेड हो सकता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन क्या है, इसके बेसिस पे ये दो क्लासिफिकेशन होती है। तो पहला जो पॉइंट है वो है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उत्क्रांति जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। आउटकम ऑफ अ स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मान लीजिए जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 1125 1112 उस टाइम से वहाँ पे कानून बनना और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना शुरू हुआ था, और धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 उनके पास अब उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये इवॉल्व है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसको एक बार में बैठ करके किसी असेंबली ने लिखा नहीं है, वो धीरे 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 एक प्रोविजंस में बनी है। नेक्स्ट चीज, और उसके बाद हमारा जो अदर हैंड पे है वो है इनेक्टेड। इनेक्टेड यानी कि डिलिबरेटली मेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिलर प्रोमुलगेटेड बाय अ किंग और पार्लियामेंट, यानी कि लोगों ने बैठ करके असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिलर जो कि अपॉइंट किया गया हो किंग के द्वारा या किसी के भी द्वारा, उन्होंने अगर डिलिबरेटली बैठ के बनाया तो दैट इज इनेक्टेड। ओके, तो एवोल्यूशनरी यानी कि जो धीरे धीरे बनाए, इनेक्टेड मतलब जिसको बैठ करके स्पेसिफिकली बनाया गया। सेकेंड पॉइंट आता है प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। तो ये जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इसके अंदर जो प्रोविजंस है, क्योंकि अब इसको एक बार में बैठ के लिखा नहीं है, तो जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जो जुडिशियल डिसीजंस आए हैं और जो कन्वेंशंस हुए हैं, उन्हीं को कानून माना जाता है। ओके, क्लियर? कि जो भी जुडिशियरी डिसीजन देगी, जो कन्वेंशंस है या जो फिर डेली प्रैक्टिसेस है लोगों की, उसी को हम कानून मानेंगे। और जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें बुक या कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉपर चीजें लिखी जाती है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज को लिखा गया है। जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो जिसका एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और इनेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि बैठ करके डेलिबरेटली लिखा जाता है एक बुक या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, उसको हम कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसका एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कि नाम में है कि इसको ये लिखा गया है, ओके। सो द प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक और अ डॉक्यूमेंट और अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंटेड किया गया है, सिंपल मीनिंग है रिटर्न है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस होती है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें एक बुक में लिखा नहीं गया है, प्रोविजंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट ऑफ अ सीरीज और डॉक्यूमेंट। हर एक चीज, जब भी कोई जुडिशरी नया डिसीजन लेंगे, जब भी पार्लियामेंट कोई नया कानून बनाएंगे या कोई प्रैक्टिस लोग करेंगे, दैट विल बी द लॉ। तो ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, अमेंडेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड बाय अ बॉडी नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको बैठ करके बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब एक्सेप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक दिन लिखा जाता है बुक में और इस बुक को एक्सेप्ट किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि कन्वेंशन प्रैक्टिस डिसीजंस है, तो उसको एक दिन में कोई कोई बॉडी या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो बस होता है, एग्जिस्ट करता है और लोग उसको मानते हैं। तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस और इंडिया। और अनरिटन की कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। तो इनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडेबिलिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कितना अमेंड कर सकते हो, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। तो रिजिड उसको हम बोलते हैं जो कि इजीली, जिसमें हम अमेंडेबिलिटी नहीं होती, जिसको हम इजीली, जिसकी प्रोविजंस चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कोई चीजें ऐड नहीं कर सकते। और इसके अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो लचीला होता है, जिसमें हम इजीली चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये रहता है इसमें रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि जहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे दो टाइप के लॉज आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसको बदलने की प्रोविजंस अलग होती है, और एक ऑर्डिनरी लॉ जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वहाँ का हर एक लॉ जो है वो एक बस एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। हर एक लॉ या तो वो अमेंडमेंट वाला लॉ हो सकता है या ऑर्डिनरी लॉ हो सकता है, द डिस्टिंक्शन डजंट एग्जिस्ट देयर। रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जरा इधर गड़बड़ हो गई है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनइलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिजिड का मतलब, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जाम्पल है वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो है यूके और न्यूजीलैंड, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। ये जो स्लाइड है इसमें जरा सी गड़बड़ हो गई है, इस वाले बॉक्स का कंटेंट इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स का कंटेंट इस वाले बॉक्स में आ गया है, सो उतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट उस देश में है, फेडरल या यूनिटरी, ओके। सो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसा क्यों नहीं होता, एक ही गवर्नमेंट होती है और वहीं पे सारा पावर उनके पास कंसंट्रेटेड होता है, तो पावर शेयरिंग का वहाँ पे सवाल ही नहीं आता। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि तीन तीन लेयर पे या दो लेयर पे गवर्नमेंट काम कर रहा होता है। फेडरल गवर्नमेंट, इट इनेबल्स देम टू ऑपरेट इन देयर पर्सपेक्टिव जुरिसडिक्शन इंडिपेंडेंटली, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि अगर दो तीन गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उनको अपने अपने काम डिवाइड करके देगा। यूनिटरी में ऐसा नहीं होता, जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेटेड हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे वो काम करती है। उनको अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता, वो अपने कोई लॉ बना नहीं सकते। फेडरल गवर्नमेंट यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, और यूनिटरी का यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है प्रोसीजरल और प्रेस्क्रिप्टिव। तो प्रोसीजरल का मतलब होता है द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड सेट ऑफ द लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल। और जो प्रेस्क्रिप्टिव उसमें क्या होगा, ये जो प्रोसीजरल है कि इसमें सारी प्रोसेसेस होगी, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट होगी, लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डिफाइन की होगी कि गवर्नमेंट के कौन से कानून बना सकती है, जब कानून बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे कानून नहीं बनाना है, इन सब की बातें इसमें होगी।
और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, ब्रॉड कंसेंसस ऑन कॉमन सोशल गोल्स दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट ट्राई टू अचीव, यानी कि गोल डिसाइड क्या होगा कि ओके आपको सोशल डेमोक्रेसी लानी है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, दैट इज ऑल। अब ये कैसे बढ़ाना है, कौन से कानून लाने हैं, किस लिमिट तक कानून लाने हैं, ये आप आपका डिसाइड कीजिए। सो दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रोसीजरल में हर छोटी छोटी चीज डिफाइन की गई है, प्रिस्क्रिप्टिव में एक गोल दिया है, बाकी सब आप डिसाइड कर। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आगे हम जब इज्म लगाते हैं जिसको हम संविधानवाद कहते हैं, उसका क्या मतलब है। सो अ कंट्री में है कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कोई ऐसा देश हो सकता है जिसके पास संविधान हो लेकिन वहाँ पे संविधानवाद ना हो, जैसे कि डिक्टेटरशिप, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल जिसमें रूल्स है, जिसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसमें गवर्नमेंट की प्रोसेस है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका मतलब कुछ अलग होता है। इसका मतलब होता है लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर्स, सरकार की पावर पे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पे और जो आपका रूलर है उन सब पे, पावर पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। सो पॉलिटिक गवर्न बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट orders essentially limited government. Okay, limited government is a key word here. And rule of law as opposed to arbitrary, डिस्पोटिक, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल। यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसके अगेंस्ट में, आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट में, अथॉरिटेरियन के अगेंस्ट में और टोटलिटेरियन के अगेंस्ट में। यानी कि अगर टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, आर्बिट्ररी पावर है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट बनाता है। सिविलाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसको पता हो वो क्या कर रही है, जो अपने सिटीजन्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती है और जो इनजस्टिस नहीं करती, दैट इज जस्ट गवर्नमेंट। सो दैट इज सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो फेडरिक ने एक डेफिनेशन दी है जिसको मैं पढ़ लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंट एक्शंस। ओके, सो पहला पॉइंट हमारा कीवर्ड मैंने बताया था, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट पावर, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट वाली बात की गई कि रिस्ट्रिक्शन अपॉन गवर्नमेंट एक्शन। It is a body of rules ensuring fair play, thus rendering the government responsible। यानी कि गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको अपने कामों के लिए जवाब देना पड़ेगा। ओके, सो लिमिटेड गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा और दूसरे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना। दूसरी डेफिनेशन रॉके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स इसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, लिमिटेड गवर्नमेंट सीधा वर्ड है। इट इज द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द unrestrained will be of rulers regardless of actual form of effectiveness of restraint. It assumes limitations on government as opposed to arbitrary government। ओके, सिंपल मतलब है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो अनरिस्ट्रेंड है, अगर वो रूलर के हिसाब से चल रही है, अगर वो ऑटोक्रेट के हिसाब से चल रही है, मतलब जो राजा बैठा है उसको आज लग रहा है कि आज ये करना है तो वो कर रहा है, उसको कल लग रहा है कि नहीं किसी को बोलने की राइट नहीं देना है तो वो राइट ले रहा है, उसको लग रहा है कि अब सोशल मीडिया बैन कर दो तो सोशल मीडिया बैन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद में ये जो दो और डेफिनेशन है इनको भी आप पढ़ लीजिए, मोटी मोटी इनमें भी वही बात लिखी है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, है ना, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हु गिव द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो लॉस हिंकी इनका नाम है, इन्होंने ये 8 एलिमेंट दिए हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी की जो अल्टीमेट पावर है, जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास होना चाहिए। ओके, सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि जिस देश के अंदर और देश के बाहर जिससे बड़ा कोई पावर ना हो, तो ऐसा पावर लोगों के पास होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास या किसी एक रूलर के पास। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स में लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि रूलर के मन से या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जैसे लग रहा है उसके हिसाब से चीजें नहीं होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहा है लोगों के हित के लिए, क्या उससे अच्छी चीजें हो रही है, क्या उससे बुरी चीजें हो रही है, ये वो लोगों को बताएगा, लोग उससे सवाल करेंगे और वो लोगों को जवाब देगा, दैट इज डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे,
सेंट्रल लेवल पे और अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और लेजिस्लेशन, इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहेंगे और सबको अपना अपना काम अलग अलग डिवाइड करके दिया रहेगा। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी अलग होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जो कि जिसपे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टीज इसको प्रेशराइज ना करे और वो इंडिपेंडेंटली काम करे। सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री सरकार नहीं होगी, सरकार पार्लियामेंट में बैठी होगी, जिसको लोगों द्वारा चुना गया होगा, वही गवर्नमेंट मिलिट्री पे कंट्रोल करेगी, ना कि वाइस वर्सा जैसा पाकिस्तान में है कि मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो अगर ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है। पुलिस गवर्न बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, की जो पुलिस, मिलिट्री तो खैर बॉर्डर पे होती है, लेकिन जो पुलिस है जो देश के अंदर है, जिनके पास वेपन है, जिनके पास राइट है कि वो वायलेंस कर सकते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, वो जुडिशरी के द्वारा और लॉ के द्वारा कंट्रोल होने चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल राइट, कि अगर कोई एक आदमी भी कुछ बात कर रहा है तो आपकी गवर्नमेंट को, आपके देश को उसकी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज ही हैज द राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। ओके, ही हैज द फ्रीडम टू स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, उस बात की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स और भी सारी चीज़ें। तो अगर आप अब तक भी जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज ए टू जेड यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर है वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।